मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 का जो इन्वायरमेंट का टॉपिक 3 है उसका भाग 2 देखेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा बॉटनी का हिस्सा है ना। इसमें पेड़ पत्ती पुष्प इसके विषय में हमको पढ़ना है। इसका भाग 1 हमने कल देख लिया था, भाग 2 जो है आज देखेंगे और बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है आप लोग। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। बाकी तो नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ भैया आपके हवाले है। चलिए आगे आते हैं। पत्ती पत्ती को अंग्रेजी में कहते हैं लीफ, ठीक है। पत्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीफ। लीफ यानी होता है पत्ती, ठीक। तो ये जो पत्ती है, देखिए ये आपको पत्ती नजर आ रही है, मैंने चित्र बनाया यहाँ पर पत्ती का। तो पत्ती जो है जिस भाग से लगी होती है, ठीक है, तो पत्ती जिस स्थान पे लगी होती है, जिस भाग से जुड़ी होती है, उसको कहते हैं हम लोग पत्राधार। क्या कहते हैं उसको? पत्राधार, ठीक है। मतलब वो जिस भाग से जुड़ी हुई होती है ना, जिस भाग की सहायता से वो जुड़ी हुई होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पत्राधार। मतलब वो पत्र का क्या है? ये वाला जो भाग है, देखो हमने बनाया है, इसको कहते हैं हम लोग पत्राधार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीफ बेस। क्या कहते हैं इसको? लीफ बेस कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं? इसको लीफ बेस कहा जाता है ना। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। मतलब यहाँ देखिए, ये आपको जो पत्ती नजर आ रही है ना, मैंने एक पत्ती रखा है अपने साथ में। तो ये पत्ती है और ये पत्ती जिस स्थान से जुड़ी होती है ना, जहाँ पर ये जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? पत्राधार। मतलब यहाँ से अगर जुड़ी है तो यहाँ पर क्या होगा? पत्राधार होगा, है ना। और इसका ये वाला जो भाग है, इसको हम लोग कहेंगे डंठल। सामान्य भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको हम लोग ऐसा रखें तो ये क्या है? ये जहाँ पे जुड़ा होगा उसको कहेंगे हम लोग पत्राधार या लीफ बेस, है ना। और जो पत्ती है, पत्ती का जो लास्ट वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं इसको? एपेक्स या शिखर। ये जो लास्ट वाला भाग होता है इसको एपेक्स कहते हैं। और जो पत्ती का ये जो डंठल होता है, इसको हम लोग पत्रव्रंत कहते हैं या इसको पीटियोल कहते हैं। जो डंठल है ये वाला, ये जो डंठल दिख रहा है, इसको हम लोग पत्र व्रंत या डंठल या इसको अंग्रेजी में पीटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीटियोल कहते हैं। और ये जो पत्ती का जो किनारे वाला जो भाग होता है, ये एक पूरा किनारे वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिन या इसको ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मार्जिन या ब्लेड कहा जाता है, ठीक है। फिर आप पत्तियों में देखोगे ये डंठल है, डंठल से फिर क्या है? ये मतलब पत्रव्रंत है। पत्रव्रंत के बाद में इसी का जो भाग है आगे जाकर पतला हो जाता है, जिसको हम लोग मुख्य सिरा कहते हैं। ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? मुख्य सिरा है। ये क्या है? मुख्य सिरा है। और मुख्य सिरा से फिर जो है यहाँ पे क्या होती हैं? छोटी छोटी सिराएं निकलती। देखो इधर 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 ये निकल रही हैं। क्या हो रही है? सिराएं निकली। तो पत्रव्रंत का ही जो भाग है आगे जाकर जो पतला हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मध्य सिरा। देखो मध्य सिरा है, बीच में जा रहा है लंबा सा मध्य सिरा, और मध्य सिरा से दोनों तरफ ऐसी ऐसी करके शाखाएं निकली हुई हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिराएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेंस, है ना। और आगे हम लोग और देखेंगे। और ये जो पूरी पत्ती है क्या कहलाएगा? पत्र का फलक कहलाएगा, ठीक है। पूरी पत्ती क्या कहलाएगी? पत्र फलक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पत्र फलक कहलाएगी। और पत्ती का जो साइड वाला भाग है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? साइड वाला जो भाग है, किनारे वाला भाग, इसको मार्जिन कहेंगे। और पूरे इसको क्या कहेंगे? पत्र फलक। ये क्या है? इसको पूरा क्या कहेंगे हम लोग? पत्र फलक कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, पत्र फलक कहा जाता है इसको। फिर आपको यहाँ पे कुछ जो है स्पॉट नजर आ रहे हैं ना, ये हरे हरे कलर के आप पत्तियों में देखेंगे, हरे हरे कलर के जो स्पॉट नजर आते हैं, इस स्पॉट को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। जो स्पॉट नजर आ रहे हैं, धब्बे नजर आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और यही प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधों में जो भोजन की जो फैक्ट्री होती है वो कौन है? ये पत्ती है। भोजन की फैक्ट्री क्या है? पेड़ पौधों की भोजन की फैक्ट्री कौन है? ये है पत्तियां। मतलब भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में ही बनता है। ये चीज याद रखना। कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन पत्ती में बनाते हैं, इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? भोजन की फैक्ट्री। किसके भोजन की फैक्ट्री? पेड़ पौधों के भोजन की फैक्ट्री, क्योंकि भोजन यहीं पर बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यही बात है। फिर
क्या चीज़ें और इसमें रह गई हैं, है ना। इसमें कोई चीज़ अपन देख लेते हैं जो काम का हो आपका। लगभग इससे संबंधित मैंने आपको जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। मतलब सीधे पत्ती को देख के आप समझो, ये वाला भाग पत्रवंत कहलाता है। पत्रवंत का ही भाग आगे जाकर जो है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, जिसको हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। मध्य सिरा से फिर दोनों तरफ जो शाखाएं निकलती हैं उनको सिराएं कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको, सिराएं कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये है। फिर देखिए जो शाखा है, पेड़ की शाखा, इस शाखा पेड़ का वह स्थान जहां से शाखाएं निकलती हैं, है ना। जिस स्थान से शाखाएं निकलती है वह भाग थोड़ा सा आपको मोटा नजर आता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड। जहां शाखाएं निकलती है उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और नोड उसको अंग्रेजी में नोड और हिंदी में क्या कहते हैं, संधि। मतलब तने का वह भाग जहां से शाखाएं निकलती हैं, ठीक है, उसको हम लोग नोड या संधि कहते हैं। और दो नोड के बीच का स्थान जो है उसको हम लोग इंटर नोड या पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व संधि। देखो ये भी नोड है, ये भी नोड है, और दोनों नोड के जो बीच का जो स्थान है आपको खाली गैप दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। लगभग पत्ती से संबंधित जो है मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पत्तियों के प्रकार। पत्ती कितने प्रकार की होती हैं, उनके हम लोग क्या करते हैं, प्रकार को देख लेते हैं। आपने पत्ती के जितने भी भाग हैं वो आपने देख लिया, है ना। अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पे जो मैं स्पॉट दिखाया हूँ, ये ग्रीन कलर के जो स्पॉट नजर आ रहे हैं ये क्या है, इसके ये है क्लोरोप्लास्ट। और जो रेड कलर में आपको मैंने बारीक बारीक दिखाए ये है स्टोमेटा। क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब होता है रंध्र, ठीक है। ये रंध्र हमको नजर नहीं आते हैं, है ना। अगर रंध्र देखना है तो या तो हमको कोई आवर्धक लेंस लेना पड़ेगा या फिर कोई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमको उसको देखना पड़ेगा, जिससे हमको छोटे छोटे रंध्र नजर आएंगे। अब रंध्र का काम क्या होता है, रंध्र का काम ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है और जब गैसों का एक्सचेंज होता है कि पेड़ पौधे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में वो पानी को निकालते हैं अपने में से, तो वो कैसे होकर बाहर निकलेंगे, स्टोमेटा। मतलब इन्हीं रंध्रों और छिद्रों से होकर जो है गैसों का और जल का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, ठीक है। इतना चीजों को आप समझो, पत्तियों के प्रकार को समझो, ठीक है। पत्ती दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, एक होती है सरल पत्ती और एक होती है संयुक्त पत्ती। तो पत्तियों में विभाजन दो प्रकार से होगा। अगर हम जो मार्जिन है, ये जो किनारे वाला भाग है, मार्जिन के आधार पर अगर देखें तो पत्ती दो किस्म की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती को अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल लीफ, और जो संयुक्त पत्ती होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो सरल पत्ती देखो, यहाँ पे देखो पत्ती बनी हुई है, तो इसका जो भाग है, ये पत्ती है एकदम सिंपल पत्ती। सिंपल पत्ती मतलब इसका जो मार्जिन है कहीं कटा पिटा नहीं होता, ठीक है। सरल पत्ती में क्या होता है, इसका जो मार्जिन है कहीं कटा पिटा नहीं है, एकदम जो है पूरी की पूरी पत्ती एकदम साफ सुथरी पत्ती होती है, ठीक है। तो ये सरल पत्ती कहलाएगा। और संयुक्त पत्ती में देखो जो बाहर आपको जो इसका कहना चाहिए मार्जिन है ना, पत्ती का किनारे वाला भाग कटा पिटा दिख रहा है, तो ये संयुक्त पत्ती का उदाहरण है, ठीक है। और कई बार तो ये होता है कि इतना कटा पिटा होता है कि इसका कटाव मध्य सिरे तक पहुंच जाते, जैसे कि पपीता जो है संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। और जो सरल पत्ती का उदाहरण कौन है, वो जो है आपके आम वगैरह है, ठीक है। आम की पत्ती एकदम सामान्य पत्ती होती, कहीं कटी पिटी नहीं होती, ठीक है। और संयुक्त पत्ती जिसका मार्जिन कटा पिटा होता है वो संयुक्त पत्ती कहलाती है। जैसे ये एक पत्ती मेरे हाथ में रखी हुई है, ये सरल पत्ती है, ये कहीं कटी पिटी नहीं है किनारे पे। अगर ये किनारे पे ऐसे कट जाए, ये कटी हो, है ना, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, ये कटा पिटा जो होता, तो ये कैसी पत्ती होती, नेचुरल रूप से कटी पिटी, है ना। अब मैं इसको तो तोड़ रहा हूँ वो सिर्फ आपको बताने के लिए, है ना। अगर वो नेचुरली रूप से अगर कटी पिटी है पत्ती तो वो संयुक्त पत्ती का उदाहरण है, और एकदम साफ सुथरी पत्ती है तो वो फिर सरल पत्ती का उदाहरण है, ठीक है। फिर अब जो है सिरा विन्यास के आधार पे ये जो पाए जाते हैं ना, इसको सिरा विन्यास कहते हैं। सिराओं का विन्यास मतलब इसको वेनेसन ऑफ लीफ, है ना, हम ये कह सकते हैं कि सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों के प्रकार। तो एकांतर या समांतर इसको सिरा विन्यास कहते हैं, एक ये हो गया, और दूसरा हो गया जालिकावत सिरा विन्यास। तो एकांतर सिरा विन्यास में क्या होगा या समांतर सिरा विन्यास में क्या होगा कि ये जो मध्य सिरा है, इस मध्य सिरे से दोनों तरफ क्या होंगी, आपकी सिराएं निकलेंगी, वेंस निकलेंगी। मतलब ये सिंपल लिप का उदाहरण एक प्रकार से, है ना। और जो एकांतर सिरा विन्यास है, इसमें पत्तियां क्या होती हैं, लंबी होती हैं, जैसे कि केला, जैसे कि धान, जैसे कि गेहूं,
ये थोड़े से क्या होती हैं, पत्तियां लंबी होती हैं और इसमें एकांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, फिर जालिकावत शिराविन्यास में क्या होता है कि ये जो है मध्य सिरा और मध्य सिरा से फिर जो अन्य सिराएं निकल रही हैं वो सिराएं फिर और आगे जाकर फिर कई सिराओं में बढ़ जाए, मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा जटिल किस्म का अगर वहां संरचना आपको नजर आ रही है, मतलब वो जालिकावत शिराविन्यास का उदाहरण है, जिसमें पलास और जो है आपका जो जामुन है, पलास हो गया, जामुन हो गया, तो ये जो है काय के उदाहरण है और आम भी इसमें शामिल है। ठीक है, पलास हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, इसकी पत्तियां जो हैं आपको कैसी दिखेंगी, इसमें जाली जाली जैसे नजर आएगा आपको। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, जालिकावत शिराविन्यास। अगर कभी आप ध्यान देना कि पलास का पत्ता अगर सूख गया हो पूरा, तो उसमें देखना ऐसा आप धूप की तरफ देखेंगे पूरे पूरे आपको जाली टाइप नजर आएगा। ठीक है, तो जालिकावत शिराविन्यास का उदाहरण है। तो पत्तियों का जो हमने डिवाइडेशन किए, पत्तियों का डिवाइडेशन दो प्रकार से किए हमने। एक तो उनके मार्जिन के आधार पे, अगर मार्जिन साफ सुथरा है तो सरल पत्ती, अगर मार्जिन कटा पिटा है तो संयुक्त पत्ती का उदाहरण है ना। अब सिराओं के आधार पर एकांतर और फिर जालिकावत है ना, तो एकांतर और जालिकावत आप यहाँ पे चित्र देख के आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए पत्तियों का रूपांतरण देख लेते हैं, पत्तियों का रूपांतरण कैसा होता है। ठीक है, पर्णकंटक, ठीक है, इसको कहते हैं लीफ स्पाइन, पर्णकंटक है ना, इसको लीफ स्पाइन कहते हैं। मतलब जब पत्ती जो होती है वो कांटों में तब्दील हो जाए, जब पत्ती क्या होती है कांटों में तब्दील हो जाती है, तब उसको लीफ स्पाइन कहते हैं, जैसे कि नागफनी। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, नागफनी। वैसे स्थान जहां पर क्या होती है, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है या पानी की सख्त आवश्यकता होती है, वहां पर पत्तियां जो हैं अपना आकार बदल लेती हैं। मतलब उसकी जो पत्तियां हैं अगर कांटे के रूप में रूपांतरित हो रही हैं तो वो पर्णकंटक या लीफ स्पाइन किस्म की पत्ती है, इसका उदाहरण नागफनी है। ठीक, फिर दूसरा होता है पर्णप्रतान। पर्ण यानी क्या होता है, पत्ती यानी लीफ। जब पत्ती जो है प्रतान के रूप में, प्रतान मतलब अगर आपने देखे होंगे कि जो स्प्रिंग जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आपने पपीते में देखे होंगे, लौकी में देखे होंगे या मटर में आपने देखे होंगे, ऐसी स्प्रिंग जैसी संरचना पाई जाती है जिसको अंग्रेजी में टेंड्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंड्राइल। इसलिए इसका नाम भी क्या है, देखो पर्णप्रतान को लीफ टेंड्राइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ टेंड्राइल। जब पत्ती स्प्रिंग जैसी या घुमावदार ऐसी संरचनाओं का निर्माण करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णप्रतान, जिसका उदाहरण है मटर। क्या है, मटर। ठीक है, फिर हो गया तीसरे नंबर पे घटपर्णी, जिसको पीचर कहते हैं। घटपर्णी मतलब पीचर। अब नाम में छुपा है घट धन पर्णी। अगर पत्ता जो है वो क्या हो जाए, किस रूप में आ जाए, पत्ती किस रूप में परिवर्तित हो जाए, घट यानी घड़ा, घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, घटपर्णी है ना। तो घटपर्णी का उदाहरण क्या है, नेपेंथिस, या उसको घटपर्णी पौधा ही कहते हैं। ठीक है, तो घटपर्णी पौधे का उदाहरण क्या है, नेपेंथिस। और नेपेंथिस जो है पूर्वोत्तर भारत में, मेघालय में, भारत में ये पाया जाता है। इस चीज को याद रख लेना, बिल्कुल ये पॉइंट आप नोट कर लो। ठीक, तो ये वैसे स्थानों पर उगता है ये घटपर्णी पौधे जहां पर पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो पौधे होते हैं अपने आकार में परिवर्तित कर लेते हैं, और साथ में ये कीड़भक्षी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कीड़भक्षी पादप होते हैं। जो घटपर्णी है, नेपेंथिस है, ये कीड़भक्षी पादप है, ये कीड़ों को खाता है और उसके द्वारा फिर अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। फिर आप देखिए चौथे नंबर पे पर्णाभव्रंत लिखा हुआ, जिसको फेलोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको फेलोड कहते हैं। जब पर्णव्रंत मतलब ये डंठल है, जब डंठल जो है या पर्णव्रंत जो है, जिसको हम लोग पिटियोल कहते हैं, उसका आकार ग्रहण कर लेता है। जब ये जो पर्णव्रंत है, ये डंठल है, यही पत्ती अगर बन जाए, डायरेक्ट ये जो डंठल है यही पत्ती का निर्माण कर दे, तो उसको हम लोग कहेंगे पर्णाभव्रंत। इसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन बबूल। ठीक है, फिर ब्लैडरवर्ट। ब्लैडरवर्ट जो है, जब जलीय पौधे अपने आकार में कैसे हो जाए, थैलीनुमा हो जाए, जलीय पौधे आकार में जब थैलीनुमा हो जाए तो उसको ब्लैडरवर्ट कहते हैं। इसका उदाहरण है यूट्रिकुलेरिया। इसका उदाहरण कौन है, यूट्रिकुलेरिया है ना, तो ये इसका उदाहरण है। ठीक है, कई सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोफिल ही पत्तियों को रंग प्रदान करता है ना। स्टोमेटा का भी काम मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पुष्प अर्थात फ्लावर के विषय में। ठीक, अब क्या क्या चीजें होती हैं आप लोग देख लो। पुष्प में मुख्य रूप से कितने भाग पाए जाते हैं, 4 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है कैलिक्स, एक होता है करोला। कैलिक्स को हम लोग कहते हैं बाह्य दल, कोरोला को कहते हैं हम लोग दलपुंज। पुमंग जो होता है ये पौधे का या जो पुष्प का नर जनन अंग होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है
इसमें फूलों में ये है, और जायांग मतलब इसको गाइनोसियम कहते हैं, ये मादा जनन अंग है मतलब पुष्प का। तो अब आप लोग देखिए जो कैलिक्स होता है, ये जो बाहर हरे हरे रंग के आपको दिखते हैं ना, यहाँ पे देखिए जो इस चित्र में देखिए जो हरे हरे रंग का जो होता है नीचे, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स का काम क्या होता है कि जब ये बीज जो फूल होता है जब अपनी शुरुआती अवस्था में रहता है तो ये इसको कवर्ड करके रखता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो क्या करता है, इसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसके लिए भोजन का निर्माण भी करता है। ये इसकी शुरुआती काम होते हैं ना। तो ये हरे हरे रंग का जो बाहर दिखता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैलिक्स। ठीक, फिर दूसरी चीज हो जाती है कोरोला। कोरोला को, है ना, कोरोला को हम लोग दलपुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दलपुंज, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? दलपुंज कहते हैं। तो कुल मिला के ये जो पंखुड़ियां दिख रही है ना आपकी फूल की पंखुड़ियों को ही हम लोग दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दलपुंज कहते हैं। जो पंखुड़ी होती है ना फूल की, उसको हम दलपुंज कहते हैं। और जो बाह्य दल होता है, ये बाहर में जो है ना हरे हरे कलर का नीचे पे दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल का रंग हरा होता है ना। फिर पुमंग। पुमंग में दो चीजें होती हैं, एक परागकोश होता है और दूसरा होता है तंतु या फिलामेंट। ठीक, बात समझ में आ रही है। और फिर जायांग होता है। जायांग में वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होता है। ठीक है। पुष्पों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। जो पुष्पों का जो हम अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। एक बार आप इस चित्र को बड़े ध्यान से समझना, है ना। पुष्प के कितने भाग मैंने बताया? 4 भाग, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये चारों के चारों भाग किसके ऊपर, जिस भाग के ऊपर स्थित होते हैं हम लोग उसको पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का आसन मतलब पुष्प के चारों भाग जिसके ऊपर रखे होते हैं उसको पुष्पासन कहते हैं। जैसे भगवान का आसन होता है वैसे पुष्पासन होता है, जिसको अंग्रेजी में थैलेमस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? थैलेमस कहते हैं। और जो नीचे जो डंठल दिख रहा है आपको, ये दिख रही है डंठल, किसी को गुलाब देते हैं तो ऐसा करके देते हैं ना, हाँ वही वाला। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग पर्णव्रंत या इसको कहते हैं पिटियोल। क्या कहते हैं इसको? पिटियोल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं इसको? पिटियोल भी कहते हैं। फिर ये देखिए बाह्य दल हरे रंग का होता है। अब मेन समझना है हमको पुमंग और जायांग के विषय में। आप दोनों को तो समझ गए। पंखुड़ी हो गई, पंखुड़ी को मतलब कोरोला कहते हैं। पंखुड़ी कई कलर की हो सकती है। इनका काम क्या होता है कि ये कीड़ों को आकर्षित करते हैं, है ना। दिन में जो उगने वाले जो पुष्प होते हैं इनकी सुगंध कम होती है, लेकिन ये डिफरेंट कलर में, कई कलर में ये होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है कौन आकर्षित होगा इनकी तरफ? भौरे आकर्षित होंगे। ठीक है। और जो रात को खिलने वाले फूल हैं वो अधिकतर सफेद कलर के होते हैं, है ना। जैसे कि रात रानी, है ना, सफेद कलर का होता है लेकिन इनकी सेंट बहुत होती है ना। अब वही वाली बात है कि अगर आप अंधेरे में लड़की को आंख मारोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक, वो वाली बात है। तो कीड़ों को कैसे आकर्षित करेंगे रात में उगने वाले पौधे? अपनी सेंट से। तो जैसी सेंट सूंघेंगे वो मतांध हो जाएंगे और पुष्प की ओर आकर्षित होने लगेंगे। ठीक है, भौरा मंडराने लगेगा रात को। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये आपको दिख रहा है ये पाइप जैसा, एक पतला सा पाइप जैसा जो दिख रहा है आपको। कुल मिला के पहले ये समझो कि ये 1 2 3 और 4, ये जो 4 चीज मैंने हरे रंग से दर्शाया है ये क्या है? ये है पुंकेसर वाला भाग मतलब पुमंग वाला भाग, मतलब ये पुष्प का नर जनन अंग है। तो ये जो पाइप जैसी संरचना दिख रही है ये वाले पाइप जैसी संरचना है ना हरे रंग में, तो इसको हम लोग कहते हैं तंतु या एंथर, या इसको फिलामेंट या पुंकेसर भी कहते हैं, है ना। इसको तंतु, इसी को एंथर, इसी को फिलामेंट कहते हैं, इसी को पुंकेसर भी कहते हैं। और ये ऊपर जो भाग निकला होता है इसको हम लोग परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? देखो ये बने हैं, ये वाला जो भाग है ये परागकोश है। परागकोश के अंदर छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं पराग कण, जिसको पॉलेन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलेन ग्रेन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पॉलेन ग्रेन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में देखो ये ऊपर का जो ऐसा दिख रहा है ये वाला भाग, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा। और ये फिर पाइप जैसी संरचना दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका मतलब स्टाइल।
और ये जो नीचे जाके लोटे जैसा आकार हो गया, कुंभ घड़ा जैसा आकार हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं ओरी। और ओरी में ही क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। ये वाला पूरा का पूरा जो है, मैं जो नीले कलर से बनाया है ये मादा जनन अंग है, और जो हरे हरे रंग से बनाया है मैंने ये नर जनन अंग है। ये पंखुड़ी है, और फिर नीचे हरा बना हुआ है ये बाह्य दल है, और जो पंखुड़ी को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे भाग काय के ऊपर रखे होते हैं, पुष्पासन के ऊपर रखे होते हैं। अब समझ लेना अपूर्ण पुष्प किसको कहते हैं और पूर्ण पुष्प किसको कहते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें पुष्प के चारों भाग उपस्थित होते हैं या चारों भाग पाए जाते हैं उसको पूर्ण पुष्प कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प के सभी भाग नहीं पाए जाते या कोई भी एक भाग उसमें गायब हो तो उसको अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहीं पर थोड़ा सा आप काय को समझ लो, परागकण को भी समझ लो। बात समझ में आ रही है, काय को समझना है हमको परागण को समझना है, जिसको पॉलिनेशन को समझना है। ठीक है, हालांकि आज रख देते हैं हम लोग, कल ही देखते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, हमको फिर कल इनकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज इतना ही रख देते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कर दें यार। कमेंट आप लोग नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो आप लोग, प्लीज़ इतना सा ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।